हेलो, हाय, वेलकम, नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंटरमीडिएट मैथमेटिकल मेथड्स फॉर इकोनॉमिक एनालिसिस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो ये वीडियो सेमेस्टर 2 के बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है जिनके पास बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स है, चाहे वो प्रोग्राम में हो चाहे वो ऑनर्स में, दोनों के लिए वीडियो काफी इंपोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हम बात करते हैं लेसन नंबर 2 के ऊपर। लेसन नंबर 2 क्या था हमारा? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जहां पे हमने लीनियर इक्वेशन को समझा भी, उसके बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए, चाहे वो सिंगल वेरिएबल में हो, चाहे वो 2 वेरिएबल में हो, चाहे वो 3 वेरिएबल में हो। हमने हर एक इक्वेशन को सोल्व करने की कोशिश करी। अब जो है ना, इस चैप्टर कुछ छोटे मोटे कंसेप्ट्स रह गए हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा चैप्टर जो है क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। यानी कि मैं कह सकता हूं कि लेसन नंबर 2 के ऊपर ये हमारी आखिरी वीडियो होने वाली है, और वीडियो नंबर 30 है शायद लेसन नंबर 2 के ऊपर, जहां पे हम इसके सारे छोटे मोटे कंसेप्ट देख के इस वीडियो को फिनिश कर देंगे, चैप्टर को फिनिश कर देंगे। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, खासकर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आंसर विद सॉल्यूशन, वो प्रिपेयर कर दिए गए हैं। जिन बच्चों को वो परचेज करने में बजाय 9667836336 यहाँ पे कांटेक्ट करके ले सकते हैं। अब हम आते हैं आज के कंसेप्ट के ऊपर। तो जो हमारा आज का कंसेप्ट है वो है पहले डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है इन केस ऑफ इक्वेशन। तो चलो चेक करते हैं। वैसे तो अगर मैं आपको बताऊं कि लीनियर इक्वेशन एक तरह का पॉलिनोमियल ही होता है, और अगर हम पॉलिनोमियल की बात करते हैं ना, तो उस केस में डिग्री का मतलब पता है क्या होता है? मैक्सिमम पावर। लेकिन दिक्कत है वो कंसेप्ट अलग है और ये वाला कंसेप्ट क्या है? अलग है। अब समझते हैं इस चीज को कि भैया डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या होता है। अब मैंने आपको एक चीज समझाई थी प्रीवियस वीडियो में, अगर आपको याद हो, कि मैंने कहा था कि जितने वेरिएबल्स मौजूद होंगे ना, जितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स मौजूद होंगे, हमें उतनी ही इक्वेशन चाहिए होंगी उनको सोल्व करने के लिए। सपोज करो अगर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है तो मैं एक इक्वेशन से सॉल्यूशन निकाल सकता हूं। अगर लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है तो मुझे कम से कम 2 इक्वेशन चाहिए होंगे सोल्व करने के लिए, और अगर लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल है तो मुझे 3 इक्वेशन चाहिए होंगी सोल्व करने के लिए। यानी कि मैं कह सकता हूं कि जितने अननोन होते हैं ना, जितने वेरिएबल्स होते हैं, हमें उतनी ही क्या चाहिए होती है? इक्वेशंस चाहिए होती हैं उन्हें सोल्व करने के लिए। अगर उतनी इक्वेशंस नहीं है तो उसे सोल्व नहीं कर पाएंगे। इसी को हम पता है क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ फ्रीडम। पर निकालते कैसे हैं वो मैं आपको समझाऊंगा। जैसे यहाँ पे देखो, concept of linear equations is built on the idea that the number of independent variables defined। अब यहाँ पे क्या है? तो concept है ना linear equations का, is built on the idea that is number of independent variables, जो किस पे डिपेंडेंट है कि कितने independent variables मौजूद है। Define the number of independent equations, हमें पहले क्या देखना पड़ेगा कि कितनी independent equations है, and if that is not true, अगर वो true नहीं है, then we may have serious issue, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? serious issue जाएगा in reducing the solution to that system। मतलब मैं कहना चाह रहा हूं इस लाइन में कि अगर हमारे पास जितने वेरिएबल्स मौजूद हैं, जितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स मौजूद हैं, अगर उतनी इक्वेशंस नहीं है ना, तो हम सॉल्यूशन नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे। जैसे यहां पे देखो, आपको एग्जांपल में 2 इक्वेशन नजर आ रही है। पहली क्या है? x + 2y + 3z = 1। दूसरी क्या है? 2x + 3y - z = 2। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी सेकंड इक्वेशन। हम ना 2 इक्वेशन से सॉल्व तो कर सकते हैं, पर कैसी इक्वेशंस को? जहां पे सिर्फ 2 वेरिएबल होंगे। अब मैंने यहाँ पे क्या देखा? वेरिएबल है 3, एक x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है और z भी वेरिएबल है। भाई वेरिएबल का मतलब सबको पता होगा, उम्मीद है मुझे। वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि जो भी हम लोग अल्फाबेट्स यूज करें जो हमें पता नहीं है, x y z जैसे कि, ठीक है, और जिनका मल्टीप्लाई में होता है ना, उनको बोलते हैं कोफिशिएंट। जैसे कि x का कोफिशिएंट 1 है, y का 2 है, z का 3 है, इनको कोफिशिएंट बोलते हैं यहाँ पे। सेम ऐसे यहाँ पे 3 वेरिएबल है, एक x वेरिएबल, एक y वेरिएबल, एक z वेरिएबल। तो मैंने क्या देखा कि हमारे पास वेरिएबल 3 है दोनों इक्वेशंस में, लेकिन मेरे पास इक्वेशन सिर्फ 2 है, तो क्या मैं इसे सोल्व कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए जो है ना, इसे क्या बोलते हैं? अब यहाँ पे हम क्या निकालते हैं? डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब आप समझोगे डिग्री ऑफ फ्रीडम होता क्या है? उसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ वेरिएबल्स -1। यानी कि आप जितने वेरिएबल्स आपके पास हैं उसमें से एक को माइनस कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अब यहाँ पे देखो 3 वेरिएबल्स हैं, सॉरी हाँ 3 वेरिएबल है, तो 3 में से 1 गया, कितना आंसर आ गया? 2 हमारा क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा इस केस के अंदर। बस इतना सिंपल सा कंसेप्ट था। अब आगे समझते हैं अगला पॉइंट, उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? रिड्यूसेंट इक्वेशंस। अब रिडक्टेंट इक्वेशन क्या होती है, अब इसको डिस्कस करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो 2 इक्वेशंस हमारे पास, x + y = 4, दूसरी इक्वेशन क्या है? 2x + 2y = 8। अब ये 2 इक्वेशन है, इसको हम ना थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे क्या बोलते हैं। अब यहाँ पे 2 इक्वेशन तो है, पर अगर आप ध्यान से देखोगे ना इस सेकंड वाली इक्वेशन को, तो ये फर्स्ट वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद बना है। यानी कि जब हम फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब हमारे पास क्या बन जाएगी? सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। अब बात है कि भैया इसमें आप समझाना क्या चाह रहे हो? तो आप लोगों को याद होगा मैंने एक सिस्टम पढ़ाया था, उसको हम क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंसी सिस्टम। अब कंसिस्टेंसी सिस्टम क्या बोलता है कि अगर मान लो हमारे पास 2 इक्वेशंस अलाइन की, एक क्या है? a1x
b1y प्लस में c1 इक्वल्स टू 0। दूसरी इक्वेशन मान लेते हैं ये a2x प्लस में b2y प्लस में c2 बराबर है 0। अगर आप इस केस में देखोगे तो मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पे a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। अगर हमारे पास तीनों इक्वेशंस जो है वो बराबर आ जाए, मतलब तीनों रेशियो बराबर आ जाए, a1 अपॉन a2 बराबर आ जाए b1 अपॉन b2 के, ये बराबर आ जाए c1 अपॉन c2 के, इस केस में मैं एक बात जरूर बोल सकता हूँ, वो क्या कि इस केस में क्या होता है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। सेम ऐसे यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो देखो x प्लस y बराबर है 4 के, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 8 के। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 अपॉन 2, ठीक है, यहाँ पे भी 1 अपॉन 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 अपॉन 8, 1 अपॉन 2। तो हमारे पास तीनों क्या आ गए, इक्वल आ गए। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या खींचता हूँ, यहाँ पे इसे, इस केस में क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। यानी कि अगर मैं इस इक्वेशन, मतलब ऐसा कोई सा पॉइंट डालूं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो, वो इसको अपने आप ही कर देगा। सपोज करो देखो आप x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2 क्या बनता है, 4 बनता है। अब 2 और 2 यहाँ पे रखो तो 2 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4, 2 2 4, 4 4 8 हो जाएगा। यानी कि जो सॉल्यूशन इस लाइन के होंगे इस लाइन के भी होंगे। इसका मतलब इस लाइन में कोई सा पॉइंट डाल लो आप जिसका सॉल्यूशन बन जाए, उसे आप यहाँ पे भी रखो, वो इसका भी सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, बन जाएगा। इस ऐसे केस में क्या बोलते हैं कि इसे क्या है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और मैंने आपको बात समझाई थी कि जब हम सॉल्यूशन निकालने की बात करते हैं ना, हम सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन निकालने की बात करते हैं कि एक ऐसा सॉल्यूशन जो इसको भी सेटिस्फाई कर रहा हो और इसको भी सेटिस्फाई कर रहा हो। तो यहाँ पे देखो, ठीक है, redundant equations are basically the number of equations in which the variables are not independently determined। यानी कि ये इक्वेशंस ऐसी इक्वेशन होती है जहां पे हम, ठीक है, जो हमारे वेरिएबल्स हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, उनको हम इंडिपेंडेंटली डिटरमाइन नहीं कर सकते। यानी कि मैं जो है अपने वेरिएबल्स की एक सिंगल वैल्यू नहीं बता सकता इस इक्वेशन के अंदर। सपोज करो मैंने आपको दो का एग्जांपल दिया, आपने x की जगह रखा 1, y की जगह रखा 3। अब यहाँ पे रखो x की जगह 1, तो 2 1 2 हो जाएगा, y की जगह 3 रखोगे 3 6 हो जाएगा, 2 + 6 फिर से 8 आ जाएगा। इसका मतलब मैं ये बात कह सकता हूं कि इस इक्वेशन का कोई सा भी सॉल्यूशन इसका भी सॉल्यूशन बन जाएगा। इसका मतलब x और y का इस केस में किसी भी तरह का पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं आने वाला है। तो बस ये बात है यहाँ पे। अब आता है हमारे पास यहाँ पे क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ होमोजेनियस सिस्टम। तो ये सारा कंसेप्ट तो हमारा हो गया सबका सब, ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं, मैं आपको यहाँ पे कुछ चीजें समझाऊंगा जो मैं एक बार इसको इरेज कर दूं फिर समझाता हूं आपको। अब यहाँ पे देखो प्रॉपर्टीज ऑफ होमोजेनियस सिस्टम क्या होता है। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये होता है हमारा फॉर्म ऑफ इक्वेशन, यानी कि a11 x1 a12 x2 प्लस में डॉट डॉट a1n xn। मतलब पहले पे तो 1 ही रहेगा, ठीक है, अगले पे हम चेंज करते रहेंगे, जैसे 1 1 फिर 1 2 फिर इससे क्या होगा a13 x3 a14 x4 फिर लास्ट में a1n xn इक्वल्स टू 0। फिर ऐसे ही हम अगले स्टेप में इस आर्डर को चेंज कर देंगे, तो a21 फिर a22 फिर a23 फिर ऐसे a24 प्लस में क्या हो जाएगा a2n xn इक्वल्स टू 0। ऐसे लास्ट में क्या हो जाएगा am1 x1 am2 x2 am3, क्योंकि हम देखो हर बार इसको चेंज कर रहे हैं। पहले हमने यहाँ पे 1 रखा, फिर यहाँ पे 2 रखा, फिर अगले में 3 रखेंगे, फिर लास्ट में क्या रख लेंगे, m रख लेंगे, तो am1 x1 am2 x2 am3 x3 ऐसे लास्ट में क्या हो जाएगा amn xn इक्वल्स टू 0। तो इस तरीके से जो हमारी इक्वेशंस है वो होमोजेनियस में डिटरमाइन की जाती है, ठीक है। तो ये तो होगी सिंपल सी हमारी होमोजेनियस इक्वेशन की प्रॉपर्टी हम समझने वाले हैं। होमोजेनियस इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, इसे क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म। अब समझते हैं आगे अगला पॉइंट क्या है। हम नंबर 1 मिनट, चलो फिर अब देखते हैं कंसेप्ट। हाँ, तो हमने देखा कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है किसकी, होमोजेनियस सिस्टम की। अब अगर मैं आगे बात करूं तो दिस इज नोन एज इन एन अननोन्स। अगर मैं इसमें बात करूं स्टैंडर्ड फॉर्म में, यहाँ पे n नंबर ऑफ अननोन्स हैं, यानी कि n नंबर ऑफ क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। जैसे यहाँ पे देखो x1 हो गया, x2 हो गया, xn हो गया, सारे क्या हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। एंड ईच इक्वेशन द कांस्टेंट टर्म इज 0, और हर एक इक्वेशन की कांस्टेंट टर्म क्या है, 0 है। अब आप देखते हैं तो एक होमोजेनियस सिस्टम है 2 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ पे ना किसी भी होमोजेनियस इक्वेशन में 2 तरह के सॉल्यूशन होते हैं, एक तो ट्राइवल सॉल्यूशन, दूसरा क्या होता है हमारा नॉन ट्राइवल सॉल्यूशंस। अब बात आती है ट्राइवल सॉल्यूशन क्या होते हैं और नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन क्या होते हैं। ट्राइवल सॉल्यूशन वो होते हैं जहां पे हर एक वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। जैसे यहाँ पे देखो, सिंस देयर इज नो कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट इन होमोजेनियस सिस्टम, क्योंकि हम सब जानते हैं कि होमोजेनियस सिस्टम में वहां पे कोई सी भी इक्वेशन में जो है हमारे पास कोई भी कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट नहीं होता है। जैसे यहाँ पे देखो
अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं, चाहे वो a1x b1y c1 हो इक्वल टू 0, a2x b2y c2 इक्वल टू 0 हो, इन दोनों इक्वेशंस में ना आपको जो है यहाँ पे देखो जो c1 और c2 है ये क्या है हमारे पास, ये आपको कांस्टेंट टर्म नजर आ जाएंगे। लेकिन होमोजेनियस में ना कोई भी कांस्टेंट टर्म ना होने की वजह से इसका ट्राइवल सॉल्यूशन भी बनता है और नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन भी बनता है। जैसे यहाँ पे x1 मतलब x1 x2 डॉट xn ये सबकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 0 0, तो इज ऑब्वियसली अ सॉल्यूशन, तो ये भी क्या बन जाएगा हमारा एक सॉल्यूशन बन जाएगा एज वी कॉल्ड इट्स ट्राइवल सॉल्यूशन। इसे क्या बोलते हैं, ट्राइवल सॉल्यूशन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखो थोड़ा ध्यान से, अगर मान लो मैं यहाँ पे x1 की जगह 0 कर दूं तो 0 गुना में कुछ भी हो 0 हो गया, x2 की जगह 0 कर दूं 0 गुना में कुछ भी हो ये भी 0 हो जाएगा, सेम ऐसे ही इसको भी 0 कर दूं 0 इंटू में कुछ भी होगा 0 हो गया, और जब मैं 0 को ऐड भी कर दूंगा तो क्या हो जाएगा 0 ही तो आएगा, तो हो गया सॉल्यूशन। सेम ऐसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे जितने भी वेरिएबल्स हैं x1 x2 x3 डॉट xn इन सबकी वैल्यू अगर मैं 0 कर दूं तो 0 गुना में कुछ भी होगा 0 हो जाएगा, और जब 0 को ऐड करूंगा क्या आंसर आएगा 0 ही आएगा। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि इन सारी इक्वेशंस के अंदर जो ट्राइवल सॉल्यूशन है वो 0 होता है। अब आगे आओ, अब क्या आता है हमारे पास अगला पार्ट आता है हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ होमोजेनियस सिस्टम। अब प्रॉपर्टीज क्या है होमोजेनियस सिस्टम की, अगर मैं यहाँ पे बात करूं पहले प्रॉपर्टी में क्या आता है, इट ऑलवेज हैव एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या होगा, कम से कम आपको एक सॉल्यूशन नजर आएगा, कॉल्ड ट्राइवियल सॉल्यूशन, और उसको क्या बोलते हैं ट्राइवल सॉल्यूशन बोलते हैं, वेयर वैल्यू ऑफ ईच वेरिएबल इज 0, जहां पे हर एक वेरिएबल की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। ठीक है, अब आता है हमारे पास सेकंड पार्ट, इफ a एंड b आर सॉल्यूशन, अगर a और b हमारे पास क्या है सॉल्यूशन है, देन a प्लस b इज आल्सो ए सॉल्यूशन। इसका मतलब हमने ऊपर क्या देखा कि यहाँ पे कम से कम आपको एक सॉल्यूशन मिलेगा, चाहे वो ट्राइवियल हो चाहे वो नॉन ट्राइवियल हो। और ट्राइवियल सॉल्यूशन क्यों होता है, क्योंकि हर एक वेरिएबल की क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। अब सेकंड में क्या है, इफ a एंड b आर सॉल्यूशन, अगर a और b सॉल्यूशन है किसी इक्वेशन के तो हमारा a प्लस b भी क्या बन जाएगा सॉल्यूशन बन जाएगा। ये भी क्या है कि इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी क्या आती है यहाँ पे, इफ a इज अ सॉल्यूशन देन ka इज आल्सो ए सॉल्यूशन। अगर a सॉल्यूशन है तो अगर आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना इस a की, सॉरी इस a को हम थोड़ा कर देते हैं स्मॉल क्योंकि a है ना सॉल्यूशन, तो Ka भी क्या बन जाएगा इसका सॉल्यूशन बन जाएगा। इफ जीरो वेक्टर इज ऑलवेज अ होमोजेनियस सिस्टम। अब एक बात और ध्यान देना, जो जीरो वेक्टर होता है ना जिसको हम क्या बोलते हैं नल वेक्टर ही बोलते हैं, तो मैंने आपको पढ़ाया था फर्स्ट चैप्टर के अंदर। तो जीरो वेक्टर इज ऑलवेज अ होमोजेनियस सिस्टम, वो हमेशा भी क्या होता है एक होमोजेनियस सिस्टम का पार्ट होता है। तो ये हमारी क्या थी चार प्रॉपर्टी, पहले आपको समझाया होमोजेनियस सिस्टम होता क्या है, फिर उसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज देखी हमने सारी की सारी। ठीक है, तो ये हमारा खत्म हो गया टॉपिक। अब मोस्टली चैप्टर जो हमारा फिनिश हो चुका है, कुछ टॉपिक्स पर बात करूंगा मैं अभी। ठीक है, पहले मैं इसको रेस कर देता हूं, फिर बात करते हैं उन टॉपिक्स के ऊपर, फिर जो हम इस वीडियो को फिनिश कर देंगे और फिर से कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा मैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हम आने वाली वीडियोस में कर लेंगे। और जिसको जो उतारना पड़े आता उतार ले, फिर मैं दिखाता हूं कुछ और चीजें हैं जो भी डिस्कस करनी बाकी हैं। चलो फिर हम देखते हैं आगे कंसेप्ट्स। तो सिस्टम ऑफ एजुकेशन में हमारे कुछ टॉपिक्स जो थे वो बाकी रह गए थे, वो डिस्कस करते हैं। तो अभी भी मैंने आपको समझाया था डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, लेकिन अब कुछ चीजें वो समझते हैं। जैसे कि मान लो अगर हम बात करूं लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है ax + b = 0। जब मैंने आपको ये समझाया था कि a कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर a 0 हो गया मेरे भाई तो 0 गुना में कुछ भी हो खत्म, वेरिएबल ही खत्म हो गया। और जब वेरिएबल खत्म हो जाएगा तो सिंपल सी बात है कि कहां से बच गया लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। तो इसलिए आप a और b कांस्टेंट तो कुछ भी रखो आप उसकी जगह, लेकिन a कभी भी 0 नहीं हो सकता, b को कर लो 0 कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, पर a 0 नहीं होगा। और इसमें एक बात इंपॉर्टेंट क्या आती है कि देखो लीनियर इक्वेशन है, अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूं यहीं से तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या बनेगा, b वहां पे क्या हो गया माइनस का b और a आ जाएगा डिवाइड में, मल्टीप्लाई से किसमें आ गया डिवाइड में। तो ये बनेगा इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन, यानी कि ये सभी का सॉल्यूशन बन जाएगा ऐसी इक्वेशंस में। ठीक है, अब आते चलो भैया यहाँ तक तो बात आपकी क्लियर हो गई। अब एक चीज और यहाँ पे मैं और समझाता हूँ। मैंने आपको एक बात समझाई थी डिग्री ऑफ फ्रीडम में कि जिस इक्वेशन में जितने वेरिएबल होते हैं ना उसको सोल्व करने के लिए हमें उतनी इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। जैसे सपोज करो आप लोगों को याद होगा, जैसे मान लो मैं इक्वेशन बनाता हूँ यहाँ पे x + y = 10। अब मैंने इक्वेशन बनाई x + y = 10। अब एक सिंगल इक्वेशन है, अब तो ये सिंगल इक्वेशन है पर इसमें वेरिएबल कितने हैं, दो वेरिएबल है, एक x भी वेरिएबल है और एक y भी वेरिएबल है। और जब x भी वेरिएबल है y भी वेरिएबल है तो कम से कम मुझे दो इक्वेशन चाहिए होंगी तब जाके ये सोल्व होगा। मतलब दो इक्वेशन चाहिए सोल्व करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब बात है कि अगर मान लो दो इक्वेशन नहीं है, सिर्फ मात्र एक इक्वेशन है, तो अब इसके सॉल्यूशन कितने बनेंगे। तो मैंने समझाया था इस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस बन सकते हैं इसके, क्योंकि एक लाइन के ऊपर क्या होते हैं इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं।
ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं एक बार। अब इसको बोलते हैं पुटिंग मेथड, जिससे हम सॉल्यूशन निकालते हैं। अब पुटिंग मेथड क्या होता है कि x और y यहां पे रख लिया। अब एक वैल्यू अपनी मर्जी से रखो किसी भी वेरिएबल की जगह, चाहे x की जगह चाहे y की जगह, और वहां से दूसरे की वैल्यू निकाल लो। सपोज करो मैंने रखा x की जगह 1, तो y की वैल्यू क्या आएगी 1, वहां जाके माइनस का होगा 10 में से 1 गया 9 आ गया। मैंने x की जगह रखा 2, 2 वहां जाके माइनस का 10 में से 2 8 आ गया। मैंने x की जगह रखा 3, तो 10 में से 3 क्या 7 आ गया। 4 रखा 6 आ गया। तो इस तरीके से जो ना ये हमारे क्या बन जाते हैं, सॉल्यूशंस बन जाते हैं। यानी कि इसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। जब बहुत सारे क्या बन जाए, सॉल्यूशंस बन जाए एक इक्वेशन के। लेकिन अगर इसके साथ एक इक्वेशन और होती, सपोज करो यहाँ पे लिखा होता x माइनस वाई बराबर है 6 के। अब ये दो इक्वेशन है। अब इस केस में काम करता है हमारा कंसिस्टेंसी सिस्टम, या तो इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, या फिर इसका मैनी सॉल्यूशन होगा, या फिर इसका नो सॉल्यूशन होगा। यानी कि अब जो है इन दोनों का यूनिक सॉल्यूशन भी हो सकता है। सपोज करो आपसे पूछ रहा है कि भाई दो नंबर बता जिनको जोड़ने पे क्या है 10 आए और माइनस करने पे 6 आए, और सॉल्यूशन निकालना है इसका। तो कैसे निकालोगे, आप लोगों को सिखाया था हमने एलिमिनेशन मेथड। तो x प्लस वाई बराबर है 10 के, दूसरा है x माइनस वाई इक्वल्स टू 6 के। तो देखो मेरे को दिख रहा है कि भाई y एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है और कोफिशिएंट सेम है y के, तो डायरेक्ट कट जाएगा y, तो y से y कैंसिल हो गया। x और x क्या हो जाएगा 2x, 10 और 6 16, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 16 बटे में 2 8। तो x की वैल्यू 8 आ गई। अब x की वैल्यू 8 आ गई, x की वैल्यू 8 को ऊपर पुट कर दो, तो 8 प्लस में y बराबर है किसके 10 के। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी 10 माइनस में 8 कितना आ गया हमारा 2, तो ये 2 आ गया। यानी कि x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 2 हमारा क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, काम करते हैं सॉल्यूशंस के ऊपर। तो देखो 8 प्लस 2 10 भी होता है, 8 में 2 गई 6, मतलब ये हमारे पास एक कॉमन सॉल्यूशन आया दोनों का, जो दोनों इक्वेशन क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं भाई, पुटिंग मेथड। अगर यहाँ पे सिर्फ एक इक्वेशन होती तो मैं पुट करके वैल्यू निकालता, अगर दो इक्वेशंस आ गई तो हमें क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा, तो हमारे पास क्या आएगा, आंसर आएगा। तो ये था डिग्री ऑफ फ्रीडम का कंप्लीट कंसेप्ट कि भाई जब हमारे पास किसी भी क्वेश्चन के अंदर जितनी इक्वेशंस होती है ना, यानी कि जितने वेरिएबल होते हैं, हमें उसे सोल्व करने के लिए, उसका यूनिक सॉल्यूशन निकालने के लिए उतनी ही इक्वेशन सही होती हैं, वरना पॉसिबल ही नहीं है सोल्व करना। ये सेम चीज यहाँ पे है। तो उम्मीद है आपको भी समझ में आ गया होगा। जैसे कोई भी एग्जांपल लिख दूं मैं यहाँ पे एक और, कि x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू 8, ठीक है, x प्लस वाई प्लस z इक्वल्स टू 16। अब आप ये सोल्व भी नहीं कर पाओगे बिना पुटिंग मेथड के हेल्प के, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल कितने हो गए 3 और इक्वेशन कितनी है, सिर्फ 2। तो यहाँ पे ये फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, जिसकी वजह से हम इसे सोल्व नहीं कर सकते हैं बिना पुटिंग मेथड के हेल्प के, ठीक है। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा कि अगर दो इक्वेशन को सोल्व कैसे करते हैं और क्यों हम ये वाला मेथड यूज करते हैं सोल्व करने के लिए, और कब अगर हमारे पास सिर्फ अगर इक्वेशन कम है और वेरिएबल ज्यादा है तो हम सोल्व कैसे करते हैं, उसे हम पुटिंग मेथड बोलते हैं। तो मैंने आपको समझा दिया है। और ये तो हमारा सिंगल क्वेश्चन था, तो काफी टुची बात थी कि जब हमारे पास लीनियर इक्वेशन हो सिर्फ एक वेरिएबल का, तो उसका मात्र और मात्र एक ही सॉल्यूशन आता है, और इसको हम सोल्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल भी एक ही है और इक्वेशन भी एक ही है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या हो गई थी, जब मैं इसको हटा दूंगा तो यहाँ पे एक ही दो वेरिएबल हो जाएंगे पर इक्वेशन क्या बचेगी, सिंगल। इसलिए यहाँ पे पुटिंग मेथड यूज हुआ। जैसी दूसरी इक्वेशन मिली मुझे, मैंने सोल्व कर दिया, आंसर आ गए, कॉमन सॉल्यूशन भी निकाल लिया हमने। तो यहाँ पे होता हमारा चैप्टर खत्म। यानी कि यहाँ पे हमने जो है ना सारे बड़े बड़े टॉपिक्स भी देख लिए। मैंने आपको ये भी समझाया कि अगर 3 इक्वेशन वाली, मतलब 3 क्वेश्चंस वाली इक्वेशन आ जाए, 3 वेरिएबल्स वाली, तो सोल्व कैसे करते हैं, वो मैंने प्रीवियस वीडियो में दिखाया था आप लोगों को, ठीक है। वहाँ मैंने और भी क्वेश्चंस करवाए थे। अब मैं एक क्वेश्चन और करवाता हूँ जहाँ पे 3 वेरिएबल्स गिवन होंगे, उसको सोल्व कैसे करेंगे। एक क्वेश्चन और दे रखा है इंपॉर्टेंट, वो देख लेते हैं, फिर हम इस वीडियो को पोज कर देंगे। अब इसको जो उतारना उतार सकता है, ठीक है। तो बस आखिरी कंसेप्ट है, एक क्वेश्चन और करवाऊंगा, फिर जो हमारी ये वीडियो जो है क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अब इसको जो उतारना उतार सकता है, मैं बोर्ड के सामने से। चलो फिर अब सोल्व करते हैं इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं। एक है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 6, दूसरी है 3x माइनस 2y माइनस जेड इक्वल्स टू 4, तीसरी है 2x प्लस 3y माइनस 2z इक्वल्स टू 2। तो हमारे पास ये 3 इक्वेशंस हैं। अब इन तीनों इक्वेशन को हमें क्या करना है, सोल्व करना है। मतलब मुझे क्या निकालनी है, x y z की वैल्यू है। तो पहले बात क्या मैं यहाँ पे निकाल सकता हूँ, तो बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं x y और z, और यहाँ पे हमारे पास 3 इक्वेशंस भी मौजूद है, तो मैं यहाँ से वैल्यू निकाल सकता हूँ। अब देखते हैं सबसे इजी इक्वेशन कौन सी है। तो मुझे लगी फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कोफिशिएंट नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, मतलब पहले फर्स्ट इक्वेशन को लूंगा जिसमें क्या है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 6। अब यहाँ से मैं वैल्यू निकाल लेता हूँ x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से 6 माइनस वाई माइनस जेड। x की वैल्यू आगे से पुट कर दो अब बाकी दोनों इक्वेशंस में। इससे बेनिफिट क्या होगा, x एलिमिनेट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को हम ऐसे ही करते हैं कि किसी भी इजी सी इक्वेशन की किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो, जैसे उस वेरिएबल की वैल्यू आएगी उसे बाकी दोनों इक्वेशंस में पुट कर दो। तो ये आ गई x की वैल्यू, अब इसे बाकी दोनों इक्वेशन में पुट कर दूंगा। तो पुट
वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकंड, दूसरी पुट कर दो तो 3 यूं का यूं, एक्स की जगह क्या आएगा 6 माइनस वाई माइनस जेड, ठीक है, माइनस में 2y माइनस में z इक्वल्स टू 4। अब इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 3 की 6 से करूंगा कितना आएगा, 3 6 18, 3 की y से माइनस 3y, 3 की z से माइनस 3z, यहाँ पे क्या है माइनस 2y माइनस का z इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पे देखो माइनस 3y माइनस 2y क्या हो जाएगा, माइनस का 5y माइनस 3z माइनस z क्या हो जाएगा, माइनस का 4z, ठीक है। 18 को वहां भेज दो तो 4 में से गया 18, कितना बचेगा, क्योंकि 18 बचेगा माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का है। अब 4 में से घट रहे हैं 18 तो क्या आंसर आएगा, माइनस का 14, क्योंकि छोटी में से बड़ी वैल्यू माइनस हो रहा है, क्या बचेगा माइनस का 14। अब यहाँ पे क्या है माइनस का 5y माइनस का 4z, मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से, उससे बेनिफिट क्या होगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो जैसे कॉमन लूंगा तो ये 5y ये हो जाएगा प्लस का 4z, दोनों के सिंबल चेंज होंगे, क्योंकि माइनस जो है वो अंदर जाते वक्त भी सिंबल चेंज करता है, बाहर आते वक्त भी सिंबल चेंज होता है, तो सिंबल चेंज हो गया। अब यहाँ पे आएगा माइनस 1 ब्रैकेट के बाहर, यहाँ पे है माइनस 14, इस माइनस से माइनस कट गया, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 5y प्लस में 4z इक्वल्स टू 14, ये हमारे पास एक नई इक्वेशन बनी है, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 5 का। और एक कब बनी थी, जब मैंने x की वैल्यू कहां पुट किया था, सेकंड इक्वेशन में। अब एक और इक्वेशन बनाएंगे, कैसे, अब जो x के लिए पुट करी थी मैंने कहां पे, सेकंड इक्वेशन में, अब इसे पुट करूंगा थर्ड इक्वेशन में, तो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड में पुट करते हैं, तो यहां पुट करूंगा 2 यूं का यूं, x की जगह क्या आएगा हमारे पास, यहां पे आएगा x की जगह 6 माइनस वाई माइनस का z, और यहाँ पे बचेगा हमारे पास प्लस में 3y और माइनस में 2z इक्वल्स टू 2। अब ये बचेगा हमारे पास, अब ये सोल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 6 12, 2 इंटू वाई 2y, 2 इंटू z 2z, प्लस में 3y माइनस में 2z इक्वल्स टू 2। ये बच गया हमारे पास। अब सोल्व होने के बाद जब मैं इसे और सोल्व करूंगा तो मैंने क्या देखा यहाँ पे, तो सबसे मल्टीप्लाई कर दी, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, माइनस 2y प्लस का 3y, तो प्लस माइनस माइनस 3 में से y दो y गया, बच गया y बच गया, माइनस 2z माइनस माइनस का 4z ये आ गया, 12 आ जाएगा, माइनस 2 में से 12 घट गया तो कितना बच गया, माइनस का 10, तो यहाँ पे कितना आ गया y माइनस में 4z। ये बन गया हमारे पास एक और इक्वेशन जिसको हम बोलते हैं इक्वेशन नंबर 5। तो हमारे पास दो इक्वेशन बनी, रिड्यूस करने के बाद अच्छा एक मिनट इसको नाम फोर्थ का देते हैं, फिफ्थ का नहीं, फोर्थ इक्वेशन, 3 बनी हुई थी, चौथी ये थी, 5वीं हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखा हमने क्या कि y और z में ये भी इक्वेशन बन चुकी है और y और z में ये भी इक्वेशन है। अब चलो एक काम तो आसान हो गया कि मुझे किसी भी इक्वेशन को किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने देखा कि z का कोफिशिएंट यहाँ भी सेम है, z का कोफिशिएंट यहाँ भी सेम है, तो z के बेस पे एलिमिनेट कर देता हूँ। क्योंकि मैंने समझाया था आप लोगों को कि तीनों मेथड में, चाहे वो सब्स्टिट्यूशन हो, चाहे वो एलिमिनेशन हो, चाहे वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो, सबसे ईजी मेथड क्या होता है, एलिमिनेशन। तो इसका कोफिशिएंट सेम है, तो फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 सॉरी 4 एंड 5, तो जब फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन को यूज करूंगा मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है 5y प्लस में 4z और इक्वल्स टू 14, यहाँ पे क्या है y माइनस में 4z इक्वल्स टू माइनस 10। ये बन गया हमारे पास इक्वेशन। तो सॉल्व करूंगा, देखो z से सीधा कट गया, ऐड करना था, ऐड क्यों किया, क्योंकि सिंबल जो है वो पहले से क्या है डिफरेंट है, तो ऐड करते ही हमारा जो कोफिशिएंट है, मतलब जो हमारा जो वेरिएबल है एलिमिनेट हो जाता है। अब 5y प्लस y कितना हो जाएगा 6y, 14 में 10 का कितना बच गया हमारे पास यहाँ पे 4। अब y का यहाँ से क्या आएगी 6x का मल्टीप्लाई में, नीचे आएगा डिवाइड में, तो 4/6 जो कितना हो जाएगा 2/3। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 2/3। अब y की वैल्यू आ गई 2/3, इसे किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, तो आप पुट कर रहा हूँ इसे यहाँ पर कर लेते हैं 5 वाले में कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 y की क्या आ जाएगा 2/3 प्लस में 4z यूं का यूं, यहाँ पे क्या है 14। अब 5 पे कितना हो जाएगा 10, तो हो जाएगा 10/3 प्लस में 4z इक्वल्स टू 14। अब इसको वहां भेज देना, तो 4z की वैल्यू क्या आएगी 14 माइनस में 10/3, इसके नीचे 1 है, तो जब मैं माइनस करूंगा तो पहले एलसीएम लूंगा, तो इसके नीचे 1 है तो इससे गुणा हो जाएगी, 14 3 से कितना हो जाएगा 42 में 10 से कितना बच गया, ये बच गया हमारा 32, तो ये आ जाएगा 32/3 और ये वैल्यू किसकी है 4z की। अब 4z का मल्टीप्लाई में नीचे किस में आएगा डिवाइड में, तो यहां से मैं कह सकता हूं कि जो z की वैल्यू है वो आएगी 32/3 डिवाइड बाय 4, 4 से 32 गया 8 पे, कितना आंसर आया 8/3। तो ये आगे हमारे पास z की वैल्यू जो कितनी आई है 8/3। अब मेरे पास z भी आ चुका है और y भी आ चुका है, अब मैं x इजीली निकाल लूंगा, ठीक है। तो x की जो वैल्यू थी वो कितनी थी, x की जो वैल्यू थी वो थी 6 माइनस वाई माइनस z, तो 6 में से y गया, y कितना था हमारे पास, y था 2/3 और z हमारा 8/3। अब जब करूंगा एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा 3,
3 हो गया, मैंने 1 से डिवाइड तो कितना आ गया 3, 3 6 18 हो जाएगा ऊपर 18, इंस्टेंट सेम ही रहेगा तो 2 और 8 सेम रहेगा हमारा। अब 8 तो 10, 10 गए 18 में से कितना बच गया हमारा 8/3, तो ये 3 वैल्यू आई हमारी, ठीक है 32/3, 8/3 और 8/3, तो ये आया है 48/3। तो ये होगी हमारी इक्वेशन यहाँ पे सोल्व, तो पूरी इक्वेशन सोल्व हो चुकी है, ठीक है। जिसको जो होता है बता सकता है, मैं बोर्ड के सामने से।